हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था बच्चों? बोर के वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में समझ लिया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। यहां तक हमने समझ लिया था। काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन चल रहा है चैप्टर का। ठीक है, अब देखो समझना, रदरफोर्ड में आपको बोला इलेक्ट्रॉन लाइक प्लैनेटरी मोशन कर रहा है, प्लैनेटरी मोशन कर रहा है और यहाँ पर आपका v वेलोसिटी से आपका वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियाई लाइक अ सन। अब रदरफोर्ड में जो न्यूक्लियाई में चार्ज था वो भी मैंने जब आप लोगों को ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन लिखाया तो उसमें देखो न्यूक्लियाई में चार्ज कितना लिखाया मैंने। न्यूक्लियाई में जो चार्ज लिखाया वो मैंने लिखवाया था बच्चों आप लोगों को जेड ई चार्ज लिखवाया था। जेड मतलब क्या है? जेड आपका मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, ए का मतलब आपका चार्ज, ए का मतलब आपको चार्ज बताएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका एटम में कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वो v वेलोसिटी से। ठीक है, अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक मोशंस के बारे में समझते हैं बच्चों। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोशंस है वो हम समझते हैं एक-एक करके। तो देख लेते हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन मोशन इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉनिक का मोशन समझ लेते बच्चों हम। तो क्या होगा बच्चों, हमें कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर इलेक्ट्रॉन। देखो हम यहां पर कुछ कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद द न्यूक्लियर चार्ज। कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम with a न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर में जो चार्ज है वो कितना है बच्चों? Ze। न्यूक्लियर में जो चार्ज है वो कितना है? Ze विद द न्यूक्लियर चार्ज Ze। ठीक है, प्लस Ze बोलेंगे। इसको कौन सा चार्ज बोलेंगे? यहाँ पर प्लस Ze। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन खुद में क्या होता है? नेगेटिव पार्टिकल। कौन सा होता है? नेगेटिव पार्टिकल। बात को ध्यान से समझो, ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बात क्लियर है? अब देखो कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। कंसीडर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद द न्यूक्लियर चार्ज Ze इसका न्यूक्लियर चार्ज है। इफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट या फिर मैं क्या बोल दूं? पाथ। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट या फिर मैं क्या बोल दूं बच्चों यहाँ पर? पाथ। ठीक है, ऑफ रेडियस विद स्पीड v, ऑफ आर रेडियस विद स्पीड v। मतलब क्या मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपके सर्कुलर पाथ में, जैसे रदरफोर्ड का था वही बात है। रदरफोर्ड ने भी ये भी बोला था ना, मैंने लिखवाया था तीसरे या चौथे पॉइंट में कंक्लूजन में कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? Ze के इक्वल होता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आपका रिवॉल्व करता है। ऐसा कुछ रदरफोर्ड की थोड़ी बहुत ऐसी हाइपोथेसिस थी। रदरफोर्ड ने हमारा ऐसा कुछ सोचा हुआ था। ठीक है, रदरफोर्ड ने हमारा इसी तरीके से कुछ कंसेप्ट सोचा हुआ था। अब देखो रदरफोर्ड ने इस तरीके का कोई कंसेप्ट हमारे सोचा हुआ था। तो अब रदरफोर्ड के कंसेप्ट को हम थोड़ा और समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो रदरफोर्ड के हिसाब से ऐसा कुछ कंसेप्ट था और मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव कराया सर्कुलर पाथ में विद द आर रेडियस। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा r एंड ये आपका वेलोसिटी है। अब देखो क्या होगा? अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स अंदर की ओर जाएगा। इस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये बात समझो, फोर्स क्या है? फोर्स के ऊपर मैंने एरो बनाया। एरो बनाने का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर मैं एरो बनाता हूं तो इसका मतलब वो क्या होता है बच्चों? आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसका कोई डायरेक्शन होता है। अब समझना, यहाँ पर फोर्स का क्या डायरेक्शन है? अंदर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन अंदर की ओर है। अब ये फोर्स किनके बीच लग रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज के बीच लगता है। अगर दो चार्ज के बीच आपका फोर्स लगता है तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपके दो मास के बीच लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके दो मास के बीच लगता है ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा बच्चों? जो दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा वो K(Q1 Q2 by R²) ऐसा होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब यहाँ पर K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, ठीक है, ε0 होती है। तो आप समझते हो बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर मैं फोर्स का लिखना चाहूं, फोर्स का फॉर्मूला तो क्या जाएगा बच्चों? 1/4πε0, 1/4πε0। अब एक चार्ज एक कितना है बच्चों? जेडी चार्ज है। न्यूक्लियर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है? जेडी। और बाहर तो कौन सी चार्ज पर लगा रहा है बच्चों? ई चार्ज पर लगा रहा है। डिवाइड बाय अब दो रेडियस कितना है? R², ठीक है, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में मतलब अंदर की ओर है। अब फोर्स जब अंदर की ओर होगा तो एक्सीलरेशन भी आपका अंदर की ओर होगा। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? जब ये अंदर की ओर होगा मतलब रेडियस पे अलोंग होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर कोई एक्सीलरेशन अगर आपका रेडियस के अलोंग होता है उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू v²/r। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपका v²/r। तो यहां पर मैंने v²/r रख दिया, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर में एंगुलर एक्सीलरेशन, ये आपका एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है जो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। ये रेडियाई के अलोंग है, ठीक है। अब देखो, समझना बात को ध्यान से, समझना यहाँ तो बातों को ध्यान से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? v²/r। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? एनर्जी निकालना है। तो क्यों ना मैं आर को यहां पर क्या होगा बच्चों? एक बात को समझो, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल आपका हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? mv² इक्वल टू 1/4πε0 ZE²/r, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग समझो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो इसको अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों? हाफ mv²। इस इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन 1 को अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा हाफ 1/4πε0 ZE²/r। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच बच्चों, वो समझो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच हमारा K(Q1 Q2/r)। अब ये पोटेंशियल चार्ज आपका कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी आपकी कौन सी हो गई? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमको क्या करना पड़ता है? वैल्यू के साथ हमको साइन भी रखना पड़ता है। तो देखो, अब वैल्यू के साथ यहां पर k की जगह क्या कर दो? 1/4πε0। जो आपकी k की वैल्यू होती है, k क्या होता है बच्चों आपका? k आपका 1/4πε0। मैंने कल लिखवाया था, फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2/r²), ठीक है। और आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
के Q1 Q2 बाई R, ठीक है, और के की वैल्यू वही होती है। ये आपका स्केलर होता है और ये आपका क्या होता है, डायरेक्शनल। डायरेक्शन में हमको वैल्यू की कोई जरूरत, डायरेक्शन में हमको यहाँ पर साइन नहीं लिखना, वो डायरेक्शन में हमको बिना साइन लिखे भी हमको पता पड़ जाएगा, लेकिन एनर्जी में हमको साइन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका स्केलर होता है। साइन आपका मैग्नीट्यूड के साथ आता है, साइन आपका मैग्नीट्यूड के साथ आता है। अगर हमने साइन नहीं लिखा तो मैग्नीट्यूड हमारा बदल जाएगा, अगर साइन नहीं लिखा तो मैग्नीट्यूड हमारा बदल जाएगा। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू जेडी चार्ज है जो कि आपका पॉजिटिव है, और ये और यहाँ पर ई चार्ज है जो कि आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, डिवाइड बाई आर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, -1 जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये तो हमारा क्या हुआ बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। किसका फॉर्मूला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का। आपको लग रहा होगा कि सर अभी आप ये एक्स्ट्रा इतना क्यों बता रहे, इसका कोई रीजन होगा बच्चों, इस वजह से मैं आपको ये इतना बता रहा हूं। अब समझना, अब बात को समझना बहुत ही अच्छे से, बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करना बच्चों, कि इतना बताने का कोई जो मीनिंग है वो आपका मीनिंगलेस नहीं है बच्चों। ये आपका इतना बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं यहां पर। अब देखो स्केलर का, अब पॉइंट वाली बात ये है कि जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चीज का टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, बोलो, हाफ mv स्क्वायर, कितना वैल्यू था, हाफ ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर। और यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर, ये वैल्यू था। अब देखो इसको मैंने मान लिया एक है ना, पूरी क्वांटिटी है, ये मैंने मान लिया x है, ये इसको मैंने कितना मान लिया बच्चों, x पार्ट मान लिया, इसको मैंने मान लिया x, इस पूरे को मैंने मान लिया x। तो थोड़ा सोचो ना बच्चों, हाफ x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, -12x, मतलब आपको क्या बचेगा, -12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई आर, ये आपका बच गया। अब मुद्दे वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि टोटल एनर्जी वैल्यू आपकी किस में आई, वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज इन नेगेटिव, वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी इज अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आई वो आपकी कौन सी वैल्यू आई बच्चों, नेगेटिव वैल्यू। इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा मीनिंग है, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है कि हमारी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आई वो क्या आई बच्चों, नेगेटिव आई। अब नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हमारा नेगेटिव टोटल एनर्जी हमारी जो नेगेटिव आई उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इंप्लाइज दैट, नेगेटिव वैल्यू का मतलब इट इंप्लाइज दैट, ये क्या कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड इन दैट सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एटम आपका स्टेबल है। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, एटम इज स्टेबल। मैं अभी समझाता हूं, 2 मिनट रुकिए बच्चों। अब देखो समझना बात को, क्या है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव आई। अब बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग, एनर्जी आपकी नेगेटिव आई, ठीक है। मेरा कोई आपका मैंने मान लिया -10 जूल मुझे कोई वर्क करने में लगा, कोई वर्क करने में मुझे 10 जूल लगा, ठीक है। 10 जब तक मुझे -10 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक मैं छूट नहीं पाऊंगा, ठीक है, तब तक मेरा मतलब आगे का काम नहीं होगा। या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं
कि अगर मुझे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मुझे दो दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब इससे दूर होने के लिए। अब देखो माइनस चार्ज का मतलब अट्रैक्शन फोर्स चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। अब अट्रैक्शन फोर्स, अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी कम होती है और रिपल्सिव फोर्स से एनर्जी बढ़ती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन और जेडी के बीच आपका काफी ज्यादा आपका फोर्स लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन और जेडी आपका बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन और जेडी आपका बाहर, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसको अलग करने के लिए हमको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहाँ माइनस है तो मुझे प्लस 10 जूल एनर्जी दूंगा। माना जैसे सिस्टम समझो, ये मैंने मान लिया, एज्यूम कर लो कि इसकी टोटल एनर्जी है -10 जूल। अब मुझे इलेक्ट्रॉन और जेडी को अलग करना है। अलग करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, कितना? 10 जूल। अब हमको बाहर से वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन आपका जेडी दोनों आपका बाउंडेड है, क्योंकि मुझे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ रहा है। समझना बात को, ये मेरा -10 जूल है, एज्यूम कर लिया। अब मुझे इससे इलेक्ट्रॉन को हटाना है। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए मुझको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? +10 जूल एनर्जी मुझे देना पड़ेगा। अब +10 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे वर्क करना पड़ा, मुझे सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ा। समझना, देखो अगर इसका -10 जूल है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को जेडी से हटाना है। हटाने के लिए मुझको बाहर से वर्क करना पड़ेगा। इन दोनों बाउंडेड है, इसका मतलब मुझे बाहर से वर्क करना पड़ेगा। और अगर एक्सटर्नली मुझे वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है और सिस्टम है वो आपका क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन आपके जेडी के साथ क्या है बच्चों? बाउंडेड है। मतलब अगर एक्सटर्नली वर्क करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम सोच सकते हैं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आपका जेडी से बाउंडेड है। अगर मुझे एक्सटर्नली वर्क नहीं करना पड़ता और ये खुद ब खुद हटता तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन आपका जेडी से बाउंडेड नहीं है। अगर मुझे एक्सटर्नली इसको हटाने पर मेहनत करनी पड़ रही है तो ये बाउंडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्या बोल सकते हैं? इतने रीजन में आपका इलेक्ट्रॉन आपका बाउंडेड है। इससे हमको ये चीज समझ में आ गई। लेकिन इतनी तो थियरी थी, काफी ज्यादा सही थियरी थी। अब देखो आप लोग बेटा एक और कंसेप्ट लिख सकते हो यहां से, समझना। जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा सा समझो, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके इक्वल है? माइनस, यहां पर क्या आया? हाफ, यहां पर -12, यहां पर -12 आया। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी। अब यहां माइनस है, टोटल एनर्जी खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। इतना समझ लो, इक्वल्स टू। अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों? -1/4πε0 जेडी², और ये कितना था? हाफ था। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं, अब समझना, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं यहां पर हाफ से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको क्या आ जाएगा? सिंपली ये वाला आ जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन है, काइनेटिक में आपका माइनस साइन नहीं है। मुझे माइनस साइन भी लाना है तो ये माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले के के बारे में समझो, ये ऐसा था। चलो ये इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? x। अब देखो यहाँ पर के आपका हाफ x था। ठीक है, इसको इस पूरे को मैंने x मान लिया, तब मैं सोल्व कर रहा हूं तो जल्दी हो जाएगा। अब p कितना होगा? जब मैंने इस पूरे को x माना तो ये पूरा फैक्टर है -x, और टोटल एनर्जी भी आपका कितना है? टोटल एनर्जी कितना है बच्चों? यहां पर है -12x। तो इन तीनों में सिमिलरिटी क्या होगी? इन तीनों में कब आपका सेम होगा?
तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों सिमिलर है। ये प्लस एक्स है, ये माइनस हाफ एक्स है। अगर मैं टोटल एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने आप प्लस एक्स जो कि आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है? माइनस एक्स है। अब इसको मुझे माइनस एक्स बाई 2 बनाना है, मतलब सॉरी काइनेटिक एनर्जी के बराबर बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर मुझे इसके इक्वल बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर रिलेशनशिप निकाल लिया है और ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा काम आता है, इसको ध्यान रखना आप। ये रिलेशनशिप आपका काफी ज्यादा काम आएगा, इसको थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना। अब हम समझते हैं बच्चों कि रदरफोर्ड एक्चुअली में इतना अच्छा मॉडल देके भी फेल क्यों हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रदरफोर्ड आपका फेल क्यों हुआ। अब देखो रदरफोर्ड के मॉडल जब आपके ना रदरफोर्ड से पूछा गया कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आपकी इतनी एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका कोई ना कोई इमिशन मतलब कोई ना कोई स्पेक्ट्रम इमिट कर रहा होगा। अभी थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा समझना। अब देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब अगर मैं मैक्सवेल का लॉ बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? एनी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन, एनी चार्ज पार्टिकल क्या बोल रहा है? एनी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन, एनी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन को ऐसे लिख देता हूं, अंडर एक्सेलरेशन मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो आपके एक्सेलरेशन के अंदर है, ठीक है, विल इमिट सम रेडिएशन, वो कुछ ना कुछ रेडिएशन को इमिट करेगा। विल इमिट सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और कुछ ना कुछ आपका जब आपका रेडिएशन को इमिट करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में आपका क्या इमिट करेगा बच्चों? रेडिएशन को इमिट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एनर्जी, अब समझना, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो लॉस करेगा। इसका मतलब एनर्जी जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो लॉस करेगा, ठीक है, एनर्जी आपका चार्ज पार्टिकल लॉस करेगा। तो इसका जो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ है वो क्या होता है कि hence the energy of charge particle will decrease, energy of charge particle will decrease मतलब आपका चार्ज पार्टिकल जो आपके एक्सेलरेशन में आपका अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला है, तो इसीलिए उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। विल डिक्रीज, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिक्रीज मतलब एनर्जी घटेगी। लेकिन इस चीज को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। देखो उसने क्या बोला, अगर ऐसा होता, समझना, टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों? माइनस हाफ ऑफ, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई R। अब देखो अगर टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपका क्या लग रहा है? आपका रेडियाई भी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? रेडियाई डिक्रीज होगा और रेडियाई कम होगा और ये नेगेटिव वैल्यू है। समझना, जनरली बच्चों को क्या गलती करते हैं कि टोटल एनर्जी को देखते हैं और यहाँ पर 1/R का देखते हैं, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी घटेगी तो R आपका बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, सही बात है आप लोगों की, लेकिन जैसे नेगेटिव साइन लगता है वैसे ही ये उल्टा हो जाता है। मतलब टोटल एनर्जी घटेगा, ये नेगेटिव साइन की वजह से R भी घटेगा, मतलब आपकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपकी R भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब R अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो चार्ज पार्टिकल आपका क्या होगा? धीरे धीरे मूव करता यहां चला जाएगा।
यही तो आपके मैक्सवेल ने इसको, मैक्सवेल का लो यही बोलता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अंडर एक्सलेरेशन में होता है तो वो अपना एनर्जी को डिक्रीज करेगा, हेंस मतलब रेडियस भी डिक्रीज करेगा, और वो चार्ज पार्टिकल धीरे 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 आपके न्यूक्लियाई के पास चला जाएगा, न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड कर जाएगा। हेंस यहां पर बोल सकते हैं, हेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव इन स्फेरिकल स्पाइरल पाथ, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन स्पाइरल पाथ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके कौन से पाथ में मूव करेगा? स्पाइरल पाथ में, ठीक है, स्पाइरल पाथ में मूव करेगा एंड इवेंचुअली कोलाइड विद न्यूक्लियाई एंड इवेंचुअली कोलाइड विद न्यूक्लियाई। अब ये बात सब आई, इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद इन सब को समझने के लिए हमारे पास थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स की ओर हमको चलना पड़ा। हमको क्या चलना पड़ा? क्वांटम फिजिक्स की ओर चलना पड़ा, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की ओर। अब क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हुए हमारा अगला जो मॉडल दिया वो किसने दिया? नील्स बोर ने। उसने इस चीजों को हटा दिया। इसके बाद हमारा नील्स बोर हाइपोथेसिस आया। तो इस सब को अब कैसे देखा गया बेटा? क्वांटम, अब हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आया, जो कि आप 12th में पढ़ने वाले क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट, ठीक है। डी ब्रोगली आपके 3-4 पार्ट है बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप क्वांटा, ये पूरा मैक्सवेल वाला पार्ट है। तो इसको आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में गए, अब क्वांटम मैकेनिक्स में जाके हमने चेक किया कि नील्स बोर, तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉ है वो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई होते हैं। कहां अप्लाई होते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस चीज को समझना, क्वांटम मैकेनिक्स में अब जाके हमने कुछ देखा, उसके बाद नील्स बोर ने अपना नया हाइपोथेसिस दिया। अब समझो, एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स तो हमको अभी पढ़ना है, क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम मेनली चलते नील्स बोर हाइपोथेसिस पे। तो देख लेते हैं नील्स बोर का हाइपोथेसिस क्या था। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? जे थॉमसन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, जे थॉमसन के बारे में पढ़ लिया, और हमने किसके बारे में पढ़ लिया? अब थोड़ा सपोज करो आप लोगों ने अब थोड़ा ऐसा सपोज करो कि आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली है, आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम नील्स बोर के हाइपोथेसिस के बारे में समझते हैं। अभी तक हमारे पास कितने मॉडल आ गए बच्चों? अभी तक हमारे पास 2 मॉडल आ गए। कौन कौन से आ गए? एक जे थॉमसन वाला मॉडल आ गया, जिसमें ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज इधर है, और आपका पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, और ये आपका कौन सा बच्चों? नेगेटिव चार्ज पार्ट है। ये आपका कुछ दिया गया था किसने? जे थॉमसन ने। ये आपका दिया जे थॉमसन ने ऐसा आपको दिया। अब इसके बाद ये पहला मॉडल आ गया था हमारा। उसके बाद दूसरा मॉडल जो आया था वो किसका था बच्चों? हमारा रदरफोर्ड का। तो यहां बनाता तो थोड़ा सा काम आएगा मेरे। दूसरा मॉडल था मेरा रदरफोर्ड का, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या था बच्चों मेरा? सर्कुलर पाथ में आपका कोई इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, ऐसा कुछ बोला था, v वेलोसिटी से, और यहां पर जेडी था, ठीक है। इस तरीके से था आपका रदरफोर्ड का मॉडल। अब समझते हैं यहां पर कि रदरफोर्ड ने तो ये बात बोली थी, ये वाला तो बिल्कुल गलत था। अब नील्स बोर ने इसी में कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया। नील्स बोर ने इसी में क्या किया? इम्प्रोवाइज किया, इसी को इम्प्रोवाइज किया, और इम्प्रोवाइज करके आपका नील्स बोर एटॉमिक मॉडल दिया। क्या दिया? नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। अब इसमें इम्प्रोवाइज कहां जाके किया होगा? इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाके। इम्प्रोवाइजेशन कहां जाके किया होगा? क्वांटम मैकेनिक्स में जाके। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों, ये सब आप लोग जानोगे, ये सब आप लोग धीरे धीरे बच्चों आप लोग इस चीज को जान जाओगे कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। तो अभी हम समझते बच्चों अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि नील्स बोर ने क्या बोला। नील्स बोर का क्या है एक्चुअली?
तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। सो सबसे पहले रदरफोर्ड को समझते हुए हम नील्स बोर पर जाएंगे। रदरफोर्ड को समझते हुए हम लोग नील्स बोर पर जाएंगे। तो आपका जो एटॉमिक मॉडल बोला गया वो रदरफोर्ड का, यहां पर लिखे थे नील्स बोर हाइपोथेसिस या फिर नील्स बोर एटॉमिक मॉडल अजम्पशन, एटॉमिक मॉडल का अजम्पशन। नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसका अजम्पशन है बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं उसको क्या क्या दिया गया। नील्स बोर ने हमको बोला गया बच्चों कि जैसे रदरफोर्ड ने बोला वैसे ही नील्स बोर ने हमको बोला कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज करेक्ट। सबसे पहले उसने बोला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज करेक्ट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज करेक्ट, मतलब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल वैसा है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, और यहां पर सेकंड बोला न्यूटनियन समझना 2 मिनट। न्यूटन लॉ सिंपल हम बोलते हैं, न्यूटनियन नहीं, हम सिंपल यहां पर बोल सकते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल ऑन न्यूटनियन मैकेनिक्स इज वैलिड अप टू। न्यूटनियन मैकेनिक्स आपका कहां तक वैलिड है बच्चों? उसने बोला न्यूटनियन मैकेनिक्स इज वैलिड इन एटॉमिक डायमेंशन। जो आपका न्यूटनियन ये आपका है, ये आपका एटॉमिक डायमेंशन तक ही वैलिड है, मतलब एटम के बाहर, मतलब एटॉमिक डायमेंशन तक ही इसने इसको वैलिड बोला, वैलिड इन एटॉमिक डायमेंशन। इसी की वजह से बहुत कुछ आपका चेंज हुआ। थर्ड जो पॉइंट बोला बच्चों नील्स बोर ने, वो ये बोला कि न्यूटनियन मैकेनिक्स इज वैलिड इन एटॉमिक डायमेंशन। अब थर्ड जो पॉइंट बोला यहां पर टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तीनों पॉइंट तो आपके रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने न्यूटनियन फिजिक्स लगाया था ना, फोर्स इक्वल टू ma, यही तो आपका न्यूटनियन फिजिक्स है, न्यूटनियन मैकेनिक्स है, यही तो आपका न्यूटनियन मैकेनिक्स है, वही लगाया था। तो इतना काम तो हमारा रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, जो कि करेक्ट किया था। अब इसके बाद क्या हुआ, फोर्थ पार्ट समझना। फोर्थ पार्ट उसने फोर्थ लाइन ऐसी बोल दी जो आपके बिल्कुल ही अलग हो गई। तो देखो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड इन एटॉमिक डायमेंशन। अब सबसे बड़ी बात है, जो मैक्सवेल अपना लॉ लगा रहा था उसने बोल दिया कि एटॉमिक डायमेंशन के लिए है ही नहीं, खत्म। मैक्सवेल के लॉ को ही मैक्सवेल ने बोला कि मैक्सवेल ने जब इससे रदरफोर्ड से जवाब पूछा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन होता है तो उसको एनर्जी लॉस करना चाहिए, तो यहाँ रदरफोर्ड नहीं दे पाया। लेकिन बोर ने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पर आपका क्लासिकल मैग्नेटिज्म नहीं चलेगा, खत्म, यहाँ नहीं लगता, एटॉमिक डायमेंशन में आपका क्लासिकल मैग्नेटिज्म नहीं लगता, सीधा मना कर दिया। तो अपने आप ही मतलब आपका मैक्सवेल ही गलत साबित हो गया, रदरफोर्ड आपका सही साबित हो गया। तो इसने ये वाली लाइन बोली, और इस लाइन के बोलते ही जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ ही फॉलो नहीं करेगा तो आपका चार्ज पार्टिकल कैसे एनर्जी को लूज करेगा? अब एनर्जी को लूज करेगा ही नहीं, और ना ही वे मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब अब जब क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वैलिड नहीं है एटॉमिक डायमेंशन में, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमको क्या बोला गया बच्चों? फिफ्थ पॉइंट हमको यहां पर बोला गया बच्चों कि यहां पर हम बोल सकते हैं अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिज्म इज नॉट वैलिड इन एटॉमिक डायमेंशन, देन it doesn't emit एनी रेडिएशन, मतलब किसी भी टाइप का आपका रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। आपका रेडिएशन को इमिट करेगा तभी तो ऐसा होगा, जब ये फॉलो ही नहीं होगा तो रेडिएशन के इमिट को रेडिएशन मतलब इमिट करेगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा। समझ में आया? ये वाला तो थोड़ा सा समझिए आप लोग, कोशिश करिए। अब देखो इसमें एक और लाइन बोला जो कि इसने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते करते लाया था।
इसने बोला कि एक यहां पर सर्कुलर पाथ फिक्स नहीं है। अब देखो इसके अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, तो उसने एक फिक्स सर्कुलर पाथ बोल दिया। ठीक है, तो इतने सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे। तो निल्स बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बात है, इलेक्ट्रॉन आपके सर्कुलर पाथ में मूव करता है। उसने रदरफोर्ड को बोला सही बोल रहे हो, आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन मेरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π हो। ठीक है, तो निल्स बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ but electron will revolve that path which has angular momentum। एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? अब मोमेंटम, इसके बारे में मैं बहुत कुछ लूंगा, फिजिक्स से है। एंगुलर मोमेंटम मतलब LR which has angular momentum equal to NH/2π। अब यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया। जो ये n होता है वो एक्चुअली में क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो ये n होता है वो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब यहीं से तो हमारा खेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? K, L, M शेल को बताते हैं, इसीलिए तो मैंने इतना पढ़ा है आपको। ठीक है, तो NH/2π। और इसने एक और बात कही, ठीक है, सबसे पहले इसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सही साबित कर दिया, फिर उसके बाद इतना बताया, उसके बाद इसने एक और बात बोली बच्चों कि यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर आपका क्या होगा। अब देखो यहां पर बोला जब इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी से मतलब ये आपका E1 है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। अब देखो E2 की एनर्जी ज्यादा है E1 से। अब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएगा, ऑब्वियसली बात है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएगा तो ये एक फोटोन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? एक फोटोन पार्टिकल इमिट करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक फोटोन पार्टिकल आपका इमिट करेगा, ऐसा बोला था। या फिर लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा बोला कि अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, मतलब एक जो होगा उसके अंदर बहुत सारे शेल होते हैं। मतलब समझने के लिए समझो, यहां बताता हूं। एक होता है, देखो ये आपका K शेल है, ये आपका L शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका L शेल जाएगा तो एनर्जी इमीडिएट, तो आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो ये रेडिएशन को क्या करेगा? इमिट करेगा। मतलब बड़ा शेल है ना L शेल, तो अगर मैं K शेल से L शेल जाऊंगा तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, और L शेल से K शेल जाएगा तो उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी। L शेल बड़ा होता है और K शेल आपका छोटा होता है, कुछ ऐसा समझो। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट एनर्जी, मतलब अगर वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो रहा है तो वो एनर्जी लेगा या देगा, दोनों काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर विच रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑर्बिटल विच इज हैविंग एंगुलर मोमेंटम NH/2π। ठीक है, NH/2π। अब ध्यान रखना है, इस NH/2π का मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम आपका क्वांटाइज है। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है बच्चों? क्वांटाइज, आपका क्वांटाइज है। अब क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है कि देखो, अब यहां पर n क्या है? n आपका इंटीजर नंबर है, 1 2 3 ... इस तरीके से इंटीजर नंबर है। मतलब आपका, जैसे आपको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, बिल्कुल करेक्ट, Ne इस तरीके से होता है, और n क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइज। मतलब एक आपका पार्ट, मतलब इसको एक पैकेट के फॉर्म में बोल दिया। कौन से फॉर्म में? पैकेट के फॉर्म में, एनर्जी ऑफ बंडल के फॉर्म में। ठीक है, एक पैकेट, जैसे चिप्स का पैकेट, उस तरीके से 1 2 3 4, मतलब ये आपका क्वांटाइज होता है। ठीक है, और आपका चार्ज भी एक क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज पार्टिकल है। तो इस तरीके से हमारा निल्स बोर एटॉमिक हाइपोथेसिस आया। आपको एनर्जी के बारे में ध्यान रखना है, आज पूरे अच्छे से करना है, मन से करना है। 2 बार आपने अगर डेरिवेशन कर लिया तो
आई होप कि आप लोगों को फिर आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पर फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से मैंने सबसे पहले F इक्वल टू एम को सॉल्व किया, फिर मैंने यहां से क्या निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर से मैंने क्या निकाला बच्चों, आपका पोटेंशियल एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी निकाला। तो इस तरीके से मैंने पूरा किया था, और जो टोटल एनर्जी नेगेटिव आई थी बच्चों, उसका मतलब वो था इलेक्ट्रॉन आपका बाउंडेड एरिया में, ठीक है, बाउंडेड रीजन में हम इलेक्ट्रॉन को हटा नहीं सकते, यहां तक हमको समझ में आ गया था। नेगेटिव एनर्जी मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हटाने के लिए, यहां तक तुम लोगों को मैंने समझा दिया था अभी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ लगाया, एक्सेलरेशन पार्टिकल आप तक क्या करता है, एनर्जी को कंटिन्यू लॉस करेगा, ऐसा बोला। रदरफोर्ड चौंक गया कि ऐसा तो मैं कैसे समझाऊंगा, समझा ही नहीं पाऊंगा। उसको समझाने के लिए हमने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया, और नील्स बोर ने क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हुए नील्स बोर ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी। उसने सबसे पहले यही बोला, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब मैक्सवेल वाली लॉ यहां नहीं चलने वाली, यहां नहीं चलेगी एटॉमिक डायमेंशन तक, बिल्कुल नहीं। तो जब मैक्सवेल वाली लॉ नहीं चलेगी तो इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है वो इमिट नहीं करेगा कोई भी रेडिएशन। चलो ठीक है। अब उसको एक चीज क्या गलत लगी कि जो रदरफोर्ड ने बताया सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उसने एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ नहीं बताया। इसने क्या किया कि इसके अलावा बहुत सारे सर्कुलर पाथ हो सकते हैं, तो आपके नील्स बोर ने एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ बोल दिया जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, जो कि आपके NH/2π के इक्वल होगा, तो आपका KLM शेल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बोला कि रेडिएशन कब इमिट होगा, मैक्सवेल ने मैक्सवेल का तो ठीक है, लेकिन आपका रेडिएशन कब इमिट होगा। अरे सीधी सी बात है, कोई आपके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलेंगे एब्जॉर्ब, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। और जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जाएगा, इसका मतलब अपनी एनर्जी को कम करेगा, मतलब रेडिएशन को इमिट करेगा। अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यही सब आपको बताया गया था आपके क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना, आपको आगे पढ़ना। और ये चीज ध्यान रखना, एन यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपके KLM शेल को बताता है। ये आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मदद आएगा। आई होप सो कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा, काफी इजी, काफी सिंपल टॉपिक था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट एनी टाइम, आप लोग मुझे पूछिए, खुल के पूछिए। और इस चैप्टर को अभी से आप लोग इन सब चीजों को कमांड में कर लीजिए, बाद में जाके आपको तकलीफ ना करना पड़े, बाद में जाके आपको तकलीफ ना हो, इसलिए इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से कमांड में कर लीजिए। कल हम इसके रेडियस निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे, देन आफ्टर हम मूव करेंगे फर्दर कंसेप्ट्स पे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लो। ये एक्चुअली आपकी क्लास 10th का ही पार्ट है, क्लास 9th का ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वही सब है बच्चों, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।